नमस्कार दोस्तों, नेशनल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? क्या तैयारी चल रही है? कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं? आगामी परीक्षाओं को देखते हुए खूब मेहनत करिए, तैयारी में जोर लगाइए। थोड़ा त्योहारों का समय चल रहा है तो अस्त व्यस्त लोग होंगे, इसी में आपको जो है पूरी साधना के साथ लग जाना है इसमें। ठीक, इस प्लेटफॉर्म पे हम तैयारी करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छी हो। इसी क्रम में जो है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का आपको क्लास मिलता है, लूसेंट पॉलिटी का क्लास मिल रहा है, करंट अफेयर की क्लासेस मिल रही हैं, हिंदी की क्लासेस मिल रही हैं और अनवरत जो है क्लासेज आपको मिलती रहेंगी और धीरे धीरे जो है इस क्रम को पूरा कर लिया जाएगा। ठीक, देखिए हम बात करते हैं लूसेंट पॉलिटी की क्लास पे। आज यह लेक्चर 4 होगा। आशा करते हैं कि आप इसके पहले जो है 3 जो लेक्चर हुआ है उसकी क्लास कर लिए होंगे। तो तीनों लेक्चर में जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, लूसेंट पॉलिटी में भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं। ऐसे एक्सप्लेन करके एक्ट को पढ़ाना बहुत कठिन काम है। बहुत कम लोग जो है इस एक्ट को पढ़ाते हैं, बोलते हैं सीधे बुक में देख लेना, लेकिन एक्ट है तो इस एक्ट के सारे प्रावधानों को जो है देखना है। तो हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया है और पिछली क्लासेस जो लास्ट जो है 3 क्लास थी उसमें जो है हम 1919 के भारत शासन अधिनियम तक हम चीज़ें देख चुके हैं। आज हम जो चीज़ देखेंगे वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम को अगर आप पढ़ लिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आप भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ लिए, जान लिए, समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपका आधा से ऊपर संविधान जो है तैयार हो गया। भारत शासन अधिनियम मतलब संविधान, मिनी संविधान। देखिए भारत शासन अधिनियम 42वां संशोधन और 44वां संशोधन जब देख लेंगे आप तो समझिए आप संविधान के 70% चीज़ों को कवर कर चुके हैं, बस उसमें संशोधन करते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे आज भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम की क्या विशेषता थी? इस अधिनियम की इतनी बड़ी विशेषता थी कि इस अधिनियम जब तक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान बन नहीं गया तब तक भारत का शासन इसी अधिनियम के द्वारा चलाया गया। अब सोचिए इस अधिनियम का इम्पोर्टेंस क्या है। इस अधिनियम में आज इतना कुछ बताया गया है कि जब आप पीसीएस मेंस में या किसी भी मेंस की परीक्षाओं में अगर भारत शासन अधिनियम 1935 पे आपको लिखने के लिए आ गया या आलोचना करने के लिए आ गया तो आज की क्लास अगर आप कर लेंगे, या भले ही एक लूसेंट की किताब है लेकिन अगर आज का क्लास आप कर लिए और थोड़ा सा अपनी सोच को ब्रॉड कर लिए, मतलब विस्तार कर लिए अपनी सोच को, तो आप भारत शासन अधिनियम 1935 को लिखने के लिए आप एकदम से तैयार रहेंगे। चाहे उसकी आलोचना हो या उसका महत्व हो, आप इस अधिनियम को अपनी किताब कापी में 200 शब्दों में 150 शब्दों में लिख लेंगे। और हम चाहते हैं कि आप एक बार भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ने के बाद एक बार प्रैक्टिस करिएगा कि क्या मैं कुछ लिख पा रहा हूँ। थोड़ा ज़रूर प्रैक्टिस करिए कि थोड़ा बहुत लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ। पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन भारत शासन अधिनियम 1935 पे इसके इम्पोर्टेंस और आलोचना को जो है महत्व और आलोचना को पूछा गया है। तो आज इस अधिनियम को पढ़ने के बाद एक बार आप थोड़ा लिखने का भी ट्राई करिएगा। जब कलम उठाएंगे तो आपका दिमाग जो है रिकॉल करता है चीज़ों को कि आप कितना जानते हैं। ठीक, आइए बहुत बातचीत न करते हुए अधिनियम पे बात किया जाए। 1935 भारत शासन अधिनियम 1945। देखिए जैसे संविधान आप पढ़ेंगे आगे तो संविधान में अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, यह सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। भारत शासन अधिनियम 1935 की पहली जो है बात है कि इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हैं। भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। सोचिए कितना बड़ा जो है यह अधिनियम है कि एक छोटा सा संविधान ही है। ठीक, कई देशों के संविधान से बड़ा तो यह अधिनियम है। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, इसके अब विशेषताएं देखिए, पूरा ब्रॉड के जो है पूरा जो भी था सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर लिए। देखिए पहला विशेषता क्या है, अखिल भारतीय संघ का निर्माण।
क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ का निर्माण। देखिए यह संघ जो है 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य और रियासतों के लिए ऐच्छिक था। मतलब एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा जिसमें कौन कौन शामिल होगा? जो ब्रिटिश प्रांत है, 11 ब्रिटिश प्रांत को लिया जाएगा, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र को लिया जाएगा और देशी रियासतों को भी इसमें शामिल करना था। लेकिन जो है देशी रियासतों के लिए कोई कंडीशन नहीं थी। वैसे स्वेच्छा से चाहें तो शामिल हो सकते हैं, स्वेच्छा से चाहें तो न शामिल हो सकते हैं। तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण जो किया जाएगा उसमें 3 चीज़, 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र होंगे और जो है देशी रियासतों को लिया जाएगा। संविधान बनने के बाद भी देखिए जब भारत का बंटवारा हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो 3 जून 1947 को जो लाया गया था, उसी के तहत जो भारत का बंटवारा किया गया कि भारत जो है 2 पार्टों में डिवाइड होगा, उसमें भी जो है देशी रियासतों को जो है अलग कर दिया गया था कि आप जो है स्वेच्छा से या तो भारत में शामिल हो सकते हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। वैसे अभी हाल ही में जो है 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया गया ना, कौन? पटेल जी के, सरदार वल्लभ भाई पटेल का 31 अक्टूबर भारतीय एकता दिवस के रूप में जो मनाया गया वो इसीलिए मनाया गया कि इन जो है देशी रियासतों को जो है भारत में शामिल करने के लिए उन्होंने काफ़ी जो है जद्दोजहद किया था। ठीक, तो क्या क्या हुआ? पहला, अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा, 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 चीफ कमिश्नर होंगे, देशी रियासतों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन देशी रियासत जो है स्वेच्छा पे रहेंगे, वो शामिल हो भी सकते हैं और शामिल नहीं भी सकते हैं। ठीक, प्रांतीय स्वायत्तता मतलब प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। अब हम पूछेंगे आपसे कि किस जो है एक्ट में जो है प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया गया था कि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो गया था। लेकिन जो है 1935 के अधिनियम में आप देखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन का अंत हो गया। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रुकिएगा, थोड़ा हमारी बात को समझिएगा। 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया, 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लाया जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया ना डाउट कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया? 1919 के अधिनियम में। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कब किया गया? 1935 के अधिनियम से। केंद्र में द्वैध शासन कब लाया गया? तो 1935 के अधिनियम से। ठीक, तो वही कह रहा है प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन खत्म हो गया, उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। ठीक, यह बात आप समझ गए। दूसरा क्या, देखिए वही बात है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। कहाँ पे? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसका मतलब समझिए, विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित किया गया कि जो विधायी शक्तियाँ हैं उनको केंद्र और प्रांतीय विधानमंडल के बीच विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया गया। ये आपके पास भी हैं और आपके पास भी हैं। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। मतलब 3 सूची शामिल की गई, 3 सूचियों को शामिल किया गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसको हम लोग आज के संविधान में ही पढ़ते हैं। संघ सूची क्या है? जिसमें संघ का अधिकार होगा। संघ का अधिकार मतलब जैसे विदेश सेवा हुआ, रक्षा सेवा हुआ, इस पे जो है संघ की बात होगी। प्रांतीय सूची में जो है शिक्षा आ गया, पुलिस आ गया, यह सब जो है प्रांतीय सूची क्या रहा। समवर्ती सूची पे जो है दोनों का अधिकार रहेगा, केंद्र और प्रांत दोनों का अधिकार होगा। जब हम संविधान पढ़ेंगे तो हम इन तीनों सूचियों के जो है कितने विषय हैं, क्या आधार है, तो आगे हम इन तीनों सूचियों को देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गया और प्रांतीय विधानमंडल और केंद्र को जो है विधायी शक्तियों के बंटवारा हो गया। इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई, परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ठीक, ये आप दूसरा भी तीसरा भी समझ गए होंगे। इसके साथ देखिए अवशिष्ट विधायी शक्ति जो है वायसराय में दी गई। इस अधिनियम की विशेषता, भाई ब्रिटेन के लोग इतना आसानी से आपको सत्ता सौंप देंगे तो यह तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। सब कुछ करने के बाद ये बताए कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ होगी, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ होगी, वो वायसराय के पास रहेंगी। मतलब वायसराय अगर चाह देगा तो जैसे चाहेगा वैसे कर लिया जाएगा। मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ जो है वायसराय के पास रहेंगी। ठीक, अगला देखिए, चौथा देखिए क्या होता है, संघीय न्यायालय की व्यवस्था।
ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, पीसीएस से लगायत ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई? जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगी तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात करेंगे, और जब संघीय न्यायालय की व्यवस्था होगी तो 1935 के अधिनियम की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट की, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात होगी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात होगी। संघीय न्यायालय की व्यवस्था होगी तो 1935 की जो है भारत शासन अधिनियम की बात होगी। ठीक, इसमें क्या होगा, एक न्यायाधीश रहेंगे और 2 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। तो संघीय न्यायालय की भी स्थापना हो गई। अब पूछेगा आप संघीय न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई है, तो आपको बताना है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुई है। आइए आगे देखते हैं। दिया है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, यह कहाँ से भाई, यह तो होना ही होना है, यह तो कॉमन सेंस की बात है। जब ब्रिटेन जो है एक्ट बना रहा है, ब्रिटेन बता रहा है कि ऐसे ऐसे शासन होगा, तो अपना सत्ता किसके हाथ में रहेगा, ब्रिटिश संसद के हाथ में रहेगा। कॉमन सेंस की बात है। देख लिया जाए, इसमें क्या है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास रहेगा। बहुत बढ़िया, कॉमन सेंस है भाई, कि जो आपको सत्ता देगा वो सारी शक्ति अपने पास रखेगा। सारा खेल सत्ता का ही है, पावर का ही है खेल है। पावर इतना जल्दी कोई ट्रांसफर नहीं करना चाहता है। देखिए 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1935 तक जो है ब्रिटेन जो है घुमा रहा है। और 1773 से 1935 कितने सालों की अवधि होगी, उसके बाद ही ब्रिटेन घुमा रहा है कि हम तुमको जो है सत्ता देंगे, ऐसे देंगे, वैसे देंगे, ऐसे सुधार करेंगे, वैसे सुधार करेंगे। आप एक्ट को पढ़ जाएंगे, अगर एक्ट को समझ लिए सारे, तो अब भारत के संविधान, भारत के इतिहास सबको पढ़ लेंगे। संविधान का टीचर कहता है कि इतिहास का विषय है, इतिहास का टीचर कहता है संविधान का विषय है। ठीक, लेकिन आप यहाँ ध्यान से समझ लाइएगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता हो गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अब विस्तार किसमें किया गया, इसका विस्तार अब दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया जाएगा। देखिए वह जाएंगे अगर छोड़ के, भारत छोड़ के अगर जा रहे हैं, तो भारत को ऐसा बीज बो के जाएंगे कि भारत जो है कई पार्टों में डिवाइड हो जाए। जैसे आप देखेंगे और राष्ट्रों में जहाँ पे वो शासन करते थे, उनके जाने के बाद जो है वो ऐसी तरह से बीज बोए, ऐसी तरह से डिवाइड किए कि चारों तरफ से जो है कहीं भी जो है गृह युद्ध रहे, शांति कहीं भी बरकरार न रहे। क्योंकि अगर शांति बरकरार नहीं रहेगी तो उनको हमेशा मौका मिलता रहेगा। तो वही काम सांप्रदायिक निर्वाचन कहाँ से शुरू हुआ, इसकी जड़ 1909, आप पढ़े 1909 का अधिनियम, वहाँ से सांप्रदायिक निर्वाचन का कंसेप्ट आया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए मुसलमानों के लिए। ठीक, उसके बाद से उसका विस्तार किए यूरोपियों के लिए, सिखों के लिए और लोगों के लिए। फिर देखिए 1935 के अधिनियम में अब दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए कह रहे हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया जाएगा। हालांकि ये बात मानी नहीं गई, लेकिन फिर भी जो है इस अधिनियम का अभी जो है एक विशेषता है कि कैसे जो है मूर्ख बनाया जा रहा है। अब इसी को आधार बना के जो है हिंदू मुस्लिम का जो है कॉन्सेप्ट लाएंगे और 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे। मतलब उनका यह सोच था। इससे क्या आप जब आप आलोचना लिखेंगे शासन अधिनियम की, देखिए कितनी अच्छी बात है, याद आ गई कि अधिनियम की अगर आलोचना लिखेंगे तो इस पॉइंट को अगर आप डालेंगे और बताएंगे कि इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना तो यही हो जाएगी, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हो रहा है। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार का मतलब यह हो रहा है कि कहीं भी जो है किसी को भी जो है अलग अलग क्षेत्र में यह सांप्रदायिक निर्वाचन दिया जा रहा है। जैसे महिलाओं के लिए अलग कह रहे हैं, दलित के लिए अलग कह रहे हैं, मजदूरों के लिए अलग कह रहे हैं, कि सबको जो है डिवाइड कर देना चाह रहे हैं कि हम जाएँ तो सब लोग अपने अपने संघर्ष में लगे रहें और सब लोग हमारे पास आएँ। भारत जो है कभी भी आज़ाद न होने पाए, अगर आज़ाद हो भी जाए तो भी यह कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, एक शक्ति के रूप में जो है भारत स्थापित न हो सके। तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यह विस्तार किए, यह इस अधिनियम की सबसे बड़ी आलोचना थी। ठीक, आइए देखते हैं प्रस्तावना का अभाव। प्रस्तावना का, अरे भाई वो अपने विकास के लिए बात कर रहे हैं, वो अपने शासन को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है शासन को आगे पीछे किया जाए और जो है कहीं भी जो है किसी भी तरह से अपनी ब्रिटिश की सत्ता को जो है बरकरार रखा जाए। तो प्रस्तावना का अभाव, मतलब प्रस्तावना का मतलब वह होता है, जैसे आप कोई किताब पढ़ते होंगे, इसमें इंडेक्स होता होगा, क्या क्या इस किताब में है आगे, उसमें आपकी सूची बनी होती है। उसमें आप देखते होंगे चैप्टर 1 में है, चैप्टर 2 में है, चैप्टर 3 में है, चैप्टर 4 में है। तो वही जो है प्रस्तावना जो होता है वही होता है उस किताब का
एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि उसी किताब का जो है आप अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं, उसी को जो है प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। तो प्रस्तावना का क्या हो रहा है यहाँ पे, अभाव है। ठीक, इसमें जो है 1935 के अधिनियम में कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रस्तावना नहीं है। भारत का संविधान जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रस्तावना मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू जो है उद्देश्य का प्रस्ताव के लेके आएंगे और उसी उद्देश्य का प्रस्ताव को जो है प्रस्तावना के रूप में जाना जाएगा। उस पर डिबेट भी है, आगे भी हम पढ़े जाएंगे। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। आइए देखिए, एक चीज़ और किया गया इसमें, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1935 अधिनियम की एक विशेषता यह है कि बर्मा को जो है अब भारत से अलग कर दिया जाएगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, आपके पेपर में आएगा, निश्चित रूप से आएगा कि बर्मा को भारत से अलग कब किया गया, तो आपको 1935 अधिनियम पे आंसर टिक करना है। ठीक, बहुत होगा तो हम इसके प्रीवियस ईयर की जो भी क्वेश्चन है उसको जो है हम सॉल्व करा देंगे ले आके, और आप लोग देखिएगा इसका क्या फ़ायदा रहा। ठीक, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण किसका रहता है, रिजर्व बैंक का, केंद्रीय बैंक का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, देखिए बर्मा को भारत से अलग किया गया और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो आपसे जब भी पूछेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है, तो आपको 1935 का अधिनियम लगाना है। कौन सा अधिनियम लगाना है, 1935 का अधिनियम लाना है। मताधिकार का विस्तार किया गया इसमें, अब लगभग 10% जनसंख्या को जो है मत देने का अधिकार। देखिए 1935 में मतलब बता जा रहा है कि 10% लोगों को मताधिकार दे दिए हम, इस तरह बता रहा है जैसे कोई कृपा की जा रही है आपके ऊपर। 10% लोगों का मतदाता मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। आज तो सबके हाथ में है मत देने का अधिकार। जो 1935 में देखिए जब 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार है, तो पिछले के वर्षों में क्या स्थिति रही होगी। आप इसी के आधार पर समझ सकते हैं कि ब्रिटेन जो है कितना ज़्यादा शोषण किया और कितना ज़्यादा जो है हम लोगों को जो है आगे बढ़ाया, कितना ज़्यादा शोषण किया हमारा ब्रिटेन जो है, और कितना ज़्यादा जो है हमारे जो है नीतियों को, हमारी सब चीज़ को प्रभावित किया। उसके बाद भी जो है हम यह बात नहीं समझते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। यह सब जितना भी आज जो भी लड़ाई है, जो भी मुद्दा है, वो सब जब आप इतिहास में पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा हर मुद्दा के पीछे कारण क्या है, किस आधार पे जो है बांटा गया है, कि कैसे जो है भारत में अशांति फैली रही और लोगों को जो है उसका इंटरेस्ट मिलता रहे। ठीक, तो 1935 का अधिनियम आपने देख लिया। ये सारी बातें 1935 अधिनियम के हैं। हम आशा करते हैं कि जब महत्व और आलोचना की बात आएगी तो आप 1935 अधिनियम को लिखने में अब सक्षम होंगे। फिर आते हैं, मुस्कुराइए अब आप आज़ाद होने वाले हैं। ठीक, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी अधिनियम के द्वारा जो है हम लोग आज़ादी प्राप्त करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यही बात कह के लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम इस अधिनियम को भी थोड़ा देखेंगे। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए हर चीज़ और हर डेट याद कर लीजिए। देखिए ब्रिटिश संसद में जो है 4 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्तावित किया गया। ब्रिटिश संसद में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अभी आयोग की नज़र गई है, कई कुछ भी जो परीक्षाओं में पूछा गया है, लेकिन आपकी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस डेट को, तिथि पूछ देता है परीक्षाओं में, तिथियों का बड़ा रोल होता है। थोड़ा ध्यान देंगे तो ये तिथियाँ याद हो जाएंगी, क्रम से याद करेंगे। अब भाई 1947 की बात है तो 1947 याद रहेगा, और स्वतंत्रता हमको 15 अगस्त में मिली, तो यह कहानी जो है अगस्त के पहले की होगी, और अगस्त के पहले की जल्दी होगी। तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हुआ, 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत हो गया। 4 जुलाई 1947 को यह प्रस्तावित हुआ और 18 जुलाई 1947 को यह स्वीकृत कर लिया गया। कौन सा अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें भी 20 धाराएं थी। इसके प्रमुख प्रावधान आइए देख लेते हैं क्या क्या था। पहला यह था, जान ही रहे हैं, 2 अधिराज्यों की स्थापना, मतलब भारत और पाकिस्तान की स्थापना। पढ़ लीजिए इसको। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। मतलब कहा जा रहा है 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। किस एक्ट के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। और यहीं पे जो है डिवाइड कर दिया गया। सारे राष्ट्रवादी नेता, सारे लोग जो धरे के धरे रह गए, जिसकी कॉन्सेप्ट थी कि भारत एक होगा, वह सब धरा का धरा रह गया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटेन जाते जाते इतना तो दर्द दे ही दिया कि हमको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, दूसरा देखिए,
दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से होगा। दोनों अधिराज्यों में मतलब जब तक संविधान नहीं निर्माण हो जाता है तब तक के लिए व्यवस्था की गई एक एक गवर्नर जनरल होंगे और वही स्थिति देखेंगे। यहाँ पे जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे, फिर लॉर्ड माउंटबेटन जो हट जाते हैं तो फिर सी राजगोपालचारी आते हैं वह, और उनके मंत्रिमंडल के सलाह से होता है। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालचारी जी हैं। ठीक, तीसरा देखिए क्या है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। मतलब जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक संविधान सभा ही मंत्रिमंडल के रूप में काम करेगी और यही फैसला लेगी। तो बड़ा आसान बातें हैं। इसके बाद जब है संविधान सभा पे ही बात होगी, चिंता करने की बात नहीं है। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया। यही मंत्री ऐसा था भारत मंत्री जो ब्रिटेन में बैठ के भारत के निर्णयों को लेता था और इसकी तनख्वाह जो है भारत के पैसों से दी जाती थी और यह ब्रिटेन में काम करता था। सोचिए कितना बड़ा मूर्ख हमको बनाया था, वहाँ पे बैठ के काम कर रहा है और फैसला हमारे देश का ले रहा है और हमारे देश से जो है तनख्वाह भी पा रहा है। इसका पद जो है समाप्त कर दिया गया। जब तक नया संविधान तैयार नहीं हो जाता तब तक शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जाएगा। शुरुआत में ही हम बता दिए कि जब तक संविधान तैयार नहीं हो जाएगा, संविधान सभा संविधान का निर्माण नहीं कर लेगी, उसको लागू नहीं कर लेगी, तब तक जो है भारत का शासन जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत होगा। देशी रियासतें स्वेच्छा से भारत पाकिस्तान किसी में भी शामिल हो सकती हैं। देखिए देशी रियासतों को भी जो है स्वेच्छा से छोड़ दिया गया कि आप या तो भारत में शामिल हो जाइए या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाइए। उनको यह भी कहा गया कि आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। लेकिन इसी स्वतंत्रता के चक्कर में कश्मीर एक बहुत बड़ा डिबेट हो गया। ठीक, कश्मीर मुद्दा। तो यह जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की कहानी थी। इस कहानी को पढ़ के आप जो है यह जान रहे होंगे कि भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। अब जो है वहाँ पार्टी के कोर टॉपिक पे आएंगे संविधान के, और अगला लेक्चर में हम देखेंगे भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा में बात करेंगे हम कि भारतीय संविधान सभा कैसे इसका निर्माण हुआ, इसने संविधान का निर्माण क्या किया, कौन कौन सी समिति बनी, किस समिति का कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, कौन महत्वपूर्ण चीज़ था। तो इस पे जो है हम चर्चा जो है अगले क्लास में करेंगे। आइए एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं कि 1935 अधिनियम जो बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, इस अधिनियम से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। याद कर लीजिए, प्रश्न आएंगे ही आएंगे और इसको जो है आपको पूर्णतया तैयार करके जाना है। देखिए पहली बात क्या हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, याद कर लिए बस अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। तीसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय के पास ही रहेंगी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किस चीज़ की? संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता बरकरार है अभी भी। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। महिलाएं, दलित और मजदूरों को शामिल किया गया उसमें। प्रस्तावना का अभाव था, कोई प्रस्तावना नहीं था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। मताधिकार का विस्तार अब लगभग 10% जनसंख्या के हाथ में आ गया। यह जो है 1935 अधिनियम की हाईलाइट था, उसका जो है महत्वपूर्ण बातें थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ब्रिटिश संसद 4 जुलाई 1947 को यह प्रस्तावित किया गया। 18 जुलाई को यह स्वीकृत हुआ और इसमें 20 धाराएं थी। 2 अधिराज्यों में भारत और पाकिस्तान डिवाइड होगा। एक एक गवर्नर जनरल रहेंगे। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में काम करेगा। संविधान सभा संविधान का निर्माण जब तक नहीं कर लेती, भारत मंत्री पद को समाप्त किया गया। जब तक नया संविधान तैयार नहीं हो जाता, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत शासन चलेगा। देशी रियासतों को स्वेच्छा से भारत पाकिस्तान किसी भी जो है निर्णय लेगा कि हम चाहे भारत में रहें या पाकिस्तान में रहें। तो आज की क्लास आप इतना पढ़े, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। धीरे धीरे जो है हम इस सीरीज को ख़त्म कर देंगे। ध्यान से पढ़ेगा, इसके बाद कभी लूसेंट नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, यह मैं गारंटी देता हूँ। सारी चीज़ें हम जो है इसमें कवर कर लेते हैं। आपका काम क्या है कि किताब खोल लीजिए, हाईलाइट करते हुए चलिए, दोहराते रहिए। जैसे मान लीजिए आज चौथा लेक्चर देख रहे हैं तो इसके पीछे के 3 लेक्चर जो हैं उसको थोड़ा स्पीड बढ़ा के
आधा घंटा करीब हो गया, आधा घंटा 20 से 30 मिनट के अंतर्गत हैं, उनको जो है एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर चौथे लेक्चर पे आइए, फिर चौथा लेक्चर देख के जब पाँचवें लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। ऐसे करेंगे तैयारी हो जाएगी, खूब बढ़िया से तैयार हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। हम जल्द ही प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए जो भी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर देंगे भारतीय संविधान। आप निश्चिंत होकर मस्त होकर पढ़ाई रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।